हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा और आपकी तैयारी सीटेट की बहुत ही अच्छे से चलती होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एसएसटी की क्लास लिए मैंने यहाँ पर और मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। गलत के बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें गलत क्या है। भाखड़ा नागल बांध क्या पंजाब में है? टेहरी बांध क्या उत्तराखंड में है? हीराकुंड बांध क्या उड़ीसा में है? और सरदार सरोवर बांध क्या राजस्थान में है? गलत बताना है यहाँ पर गलत क्या है। तो डी इज़ द राइट आंसर। सरदार सरोवर बांध राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, और जबकि यहाँ राजस्थान दिया है तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? पंजाब में है। टेहरी बांध उत्तराखंड में है, ये भी बात ठीक है। हीराकुंड बांध जो महानदी पर है उड़ीसा में है। उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। भूगोल के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? भूगोल के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? हिक्केटियस को, टॉलमी को, एराटोस्थनीज को या अल मसूदी को? तो किसको की गई है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा एराटोस्थनीज को। सी इज़ द राइट आंसर। और इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इतिहास यानी हिस्ट्री। इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए, बी का सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। सर्वप्रथम जियोग्राफ का शब्द का प्रयोग किसने किया था? कौन सा शब्द? जियोग्राफ का। जियोग्राफ का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? केपलर ने किया था, या गैलीलियो ने किया था, या एराटोस्थनीज ने किया था, या अलमसूदी ने किया था? तो किसने किया था? एराटोस्थनीज ने किया था। सी इज द राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन को बताना है। 3 सही हैं और 1 गलत है, उस गलत को बताना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। ए में ये कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती थी। और सी में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला श्रीमती सरोजनी नायडू थी। और डी में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है और गलत इसमें डी हो जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री मायावती हैं, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बन चुकी हैं। कितनी बार? 4 बार। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला श्रीमती सरोजनी नायडू, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। जबकि डी गलत है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं है। कौन है? सुचेता कृपलानी है। कौन है? सुचेता कृपलानी। ये याद रखना है क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या के हिसाब से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत कथन को बताना है। और किसकी बात की जा रही है? लोकसभा की बात की जा रही है। लोकसभा की। संसद के सदन कितने होते हैं? 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या 80 सीटें हैं लोकसभा की? महाराष्ट्र के अंदर क्या 48 सीटें हैं लोकसभा की? पश्चिम बंगाल के अंदर क्या 42 सीटें हैं? और सिक्किम के अंदर क्या 19 सीटें हैं? गलत बताना है यहाँ पर लोकसभा सीटों के हिसाब से। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा डी। सिक्किम में 19 सीटें नहीं हैं। यहाँ पर 19 सीटों की बात की गई है, तो अब आपके माइंड में आएगा कि सिक्किम में सर जी कितनी सीटें हैं, जब वहाँ पर 19 सीटें नहीं हैं। तो 1 सीट है मात्र। कितनी सीट है? 1 सीट है सिक्किम में लोकसभा की, और यहाँ पर 19 दिया है, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी है? 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, बाकी की तीनों ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है?
इसमें सही के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। यूएएन, इसकी फुल फॉर्म दी है यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, क्या ये होती है यूएएन की? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, क्या ये इसकी फुल फॉर्म होती है? और सी में कहा जा रहा है बीएटी यानी बैट वैल्यू एडिड टैक्स, क्या ये होती है? और डी में कहा जा रहा है इनमें से सभी ठीक है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बिल्कुल ठीक है। यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बिल्कुल ठीक है। और बीएटी बैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स बिल्कुल ठीक है। तीनों फुल फॉर्म ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी है, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत के बारे में पूछा जा रहा है। पहले सीटेट क्या और भी जो एग्ज़ाम हुआ करते थे ज़्यादातर सही में पूछा जाता था। और फटाक से बता दें अब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर हो रहे हैं उसमें गलत पूछा जाता है कि गलत बताइए। तो 14 अप्रैल को महिला दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। क्या सही है और क्या गलत है इसमें वो बताना है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल बात ठीक है, श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी बात ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब जो बचा वो गलत होगा, ये गलत है, पहला वाला गलत है, क्योंकि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है, ना कि महिला दिवस। और महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखें। तो 7 का ए इज़ द राइट आंसर। आठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? सबसे बड़ा महासागर क्या प्रशांत महासागर है? सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है? सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है? इंडोनेशिया है। उपरोक्त में से सभी सही, तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी सही। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, बिल्कुल बात ठीक है। और सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है, ये भी बात ठीक है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही है? सही को बताना है। मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला प्रथम देश वेनेजुला है। मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला प्रथम देश वेनेजुला है। महिलाओं को मत अधिकार देने वाला प्रथम देश यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड है। परिवार नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश क्या भारत है, अपना प्यारा इंडिया। उपरोक्त में से सभी सही, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। मृत्युदंड को समाप्त करने वाला प्रथम देश वेनेजुला है, बिल्कुल बात ठीक है। और महिलाओं को वोट डालने का प्रथम अधिकार देने वाला देश न्यूजीलैंड है। और परिवार नियोजन लागू करने वाला देश भारत है, तो डी इज़ द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? कैसे बच्चों के लिए? निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा या समावेशी शिक्षा या ये सभी। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा की बात की गई है। समानता की नज़र से सबको देखा जाएगा, समावेशी शिक्षा दी जाएगी। कौन सी शिक्षा दी जाएगी? समावेशी शिक्षा। सी इज़ द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक को कौन सी संस्था प्रतिवर्ष जारी करती है? मानव विकास सूचकांक को कौन सी संस्था प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष जारी करती है? यूएनडीपी, यूएनईपी या यूनेस्को या यूएनओ? कौन जारी करता है प्रतिवर्ष इसको? तो यूएनडीपी इसको जारी करती है। कौन? यूएनडीपी। यूएनडीपी। और साथ ही साथ इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी याद रखिए।
12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत बांग्लादेश के मध्य व्यापार हेतु बंदरगाह कौन से हैं? किसकी बात हो रही है? भारत और बांग्लादेश की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है हल्दिया, और बी में कहा जा रहा है पांडु, और सी में कहा जा रहा है करीमगंज, और डी में कहा जा रहा है ये सभी। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य व्यापार हेतु जो बंदरगाह है वो हल्दिया भी है, पांडु भी है और करीमगंज भी है। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा होती है? किसकी बात हो रही है? विधानसभा की। 1/5 भाग, 1/10 भाग, 1/15 भाग या 1/20 भाग? तो किसकी बात हो रही है? 1/10 की बात हो रही है। 1/10 भाग, और 1/10 किस में है? बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किस राज्य से किया गया था? पंचायती राज प्रणाली पे क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार अनेक एग्जामों में पूछा गया है। कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। आज सारे डाउट क्लियर करेंगे। भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ किस राज्य से किया गया है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, और राजस्थान को शॉर्ट में आरजे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरजे बोलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की बात है, राजस्थान के, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की बात है ये। और कहाँ से? नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला के बघहरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, यानी शुरू किया गया था। उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों यानी एससी का प्रावधान है? इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एससी बोलते हैं। और हिंदी में क्या रहता है? अनुसूचित जाति रहता है। और एसटी को क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। और ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग। और जनरल में तो जानते ही हैं आप सब लोग, सामान्य वर्ग में आते हैं, है ना। वो एससी का फुल फॉर्म क्या होता है? शेड्यूल कास्ट। तो एससी की बात की जा रही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों यानी एससी का प्रावधान है? आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 51 ए। तो किस में ये जिक्र किया गया है संविधान टू अकॉर्डिंग? 15 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। किसकी बात हो रही है? अनुच्छेद 243 डी की बात हो रही है। आर्टिकल 243 डी के तहत एससी जातियों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है संविधान के तहत। और भी जान लीजिए अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अनुच्छेद 17 के बारे में भी पता होना चाहिए। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के द्वारा। अनुच्छेद 51 भी देख लीजिए, 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए अनुच्छेद 51 में। और 19 फर्स्ट क्या कहता है? 19 फर्स्ट में प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता है कि मीडिया किसी के बारे में खबर को छाप सकता है, उसे पूरी आज़ादी है। ये किस आर्टिकल में कहा जा रहा है मीडिया या प्रेस? 19 में। मैंने अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 51 सभी के बारे में बता दिया। मेरा मकसद नहीं है कि 4 क्वेश्चन ले आओ और बस 4 बता के चले जाओ। मेरा मकसद ये है कि 4 के साथ कम से कम 40 क्वेश्चन बताऊं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर अपना सुझाव हम तक पहुंचाएं। अपना सुझाव ज़रूर दें हमें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे मोटिवेशन को और बढ़ाता है, मनोबल को बढ़ाता है। वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, भारतीय शासन व्यवस्था के निम्न में से कौन से अंग हैं? भारतीय शासन व्यवस्था की बात की जा रही है। क्या अंग हैं शासन व्यवस्था के, वो यहाँ पर बताना है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या ये सभी? तो क्या अंग होते हैं? अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता होगा। डी इज़ द राइट आंसर। कार्यपालिका भी होती है, विधायिका भी होती है और न्यायपालिका भी होती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जिसको क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
स्पीकर बोलते हैं। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सभी लोग बताएंगे। विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? क्या मुख्यमंत्री को देगा, या राष्ट्रपति को देगा, या राज्यपाल को देगा, या विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा? तो किसको देगा? विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा, क्योंकि अध्यक्ष से नीचे पद किसका होता है? उपाध्यक्ष का पद होता है। और मुख्यमंत्री को क्या बोलते हैं? सीएम बोलते हैं। सीएम का मतलब क्या होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए। और राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं। और राज्यपाल को क्या बोलते हैं? गवर्नर बोलते हैं। ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। बड़े यूट्यूबर आपको ये बातें नहीं बताते हैं, मैं आपको छोटी छोटी बातें भी बताता चलता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? विधान परिषद की बात हो रही है। एक विधानसभा और एक विधान परिषद, है ना। तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? 18 वर्ष या 21 वर्ष या 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो कितनी आयु होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 30 ईयर्स होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए विधानसभा के लिए। अब 18 वर्ष और 21 वर्ष और 25 वर्ष में जान लीजिए इसमें क्या क्या है। वोट डालने की आयु कितनी होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। वोट डालने की उम्र कितनी होना चाहिए? कम से कम वोट कौन डाल सकता है? 18 साल जिसने उम्र पूरी कर ली वो वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, मत देने का अधिकार है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी न्यूनतम कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और पंचायत चुनाव में न्यूनतम उम्र कितनी होती है चुनाव लड़ने की? 21 वर्ष होती है। सारा कुछ डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? हस्ताक्षर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिग्नेचर बोलते हैं, ये भी याद रखिए। न्यायाधीश की बात हो रही है। न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और कमेंट करके बताएंगे। अभी भारत में प्रधान न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? अभी इस समय की बात कर रहा हूँ। ए में कहा जा रहा है लोकसभा सदस्यों के द्वारा, बी में कहा जा रहा है 120 राज्यसभा सदस्यों के द्वारा, और सी में कहा जा रहा है 100 लोकसभा सदस्य यानी मेंबर और 50 राज्यसभा सदस्य यानी मेंबर, और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कितने होना चाहिए? 100 लोकसभा मेंबर होना चाहिए और 50 राज्यसभा मेंबर होना चाहिए। किसके लिए? न्यायाधीश को हटाने के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की बात हो रही है। और वर्तमान में अभी राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। आर्टिकल 370 का संबंध किससे था? ये कमेंट करके बताएंगे। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में, राष्ट्रपति में या जिलाधिकारी में? तो किस में होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो पावर होती है वो राज्यपाल में होती है, जिसको क्या बोलते हैं? गवर्नर बोलते हैं। और मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर, और राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट, और जिलाधिकारी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट में डीएम बोलते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ये भी याद रख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? जैसे कि किसी भी राज्य का राज्यपाल है तो किस आर्टिकल के तहत वो अध्यादेश जारी करता है? उस आर्टिकल के बारे में, उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है। आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74, आर्टिकल 123 यानी 123, आर्टिकल 204 यानी 204, आर्टिकल 213। तो किस आर्टिकल की बात की जा रही है यहाँ पर? किस अनुच्छेद की बात की जा रही है? अनुच्छेद 213 को याद रखना है, 213 को याद रखना है। राज्य का जो राज्यपाल होगा वो अध्यादेश इसके तहत जारी करेगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? ये क्वेश्चन पीसीएस तक में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य के शासन का क्या राज्यपाल होता है
या मुख्यमंत्री होता है, या गृह मंत्री होता है, या लोकसभा सचिव होता है? तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और जिसको मैंने बता दिया सीएम बोलते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। मुख्यमंत्री को राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद और किसके द्वारा की जाती है? एक तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर दी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, और दूसरी बात पूछ ली कि किस आर्टिकल के तहत होती है। दोनों बातें इसमें बताना है। अनुच्छेद 150 क्या प्रधानमंत्री करते हैं नियुक्ति? अनुच्छेद 155 क्या प्रधानमंत्री करते हैं? अनुच्छेद 155 क्या राष्ट्रपति करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपने थोड़ी सी भी जीके जीएस को पढ़ा होगा तो आप तुरंत बता सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता है। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री है, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री है, तो दोनों तो कट गए। अब सी और डी में से एक ऑप्शन होगा, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करता है? अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और लोकसभा का नेता कौन होता है? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि लोकसभा का नेता कौन होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य में विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, या 6 वर्ष होता है, या 10 वर्ष होता है, या 3 वर्ष होता है? तो कितने वर्ष होता है? विधान परिषद की बात की जा रही है। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, मैंने बताया ही था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा की बात की जाए तो उनका कितना होता है? 5 ईयर यानी 5 साल। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है ना? ये भी साथ ही साथ याद रखना है। अब यहाँ पर बात की जा रही है राज्य में विधान परिषद की। तो विधान परिषद कैसा सदन है? ये स्थायी है या अस्थायी है? तो विधान परिषद स्थायी है, और विधानसभा क्या है? अस्थायी है। क्योंकि आप लोग देखते ही हो विधानसभा का कौन नेता बनता है? सीएम बनता है, यानी मुख्यमंत्री बनता है, और 5 साल बाद चुनाव होते हैं, है ना? तो ये भी जानकारी आपको पता होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की अभिभाषण करने की शक्ति किसके पास होती है? यानी पावर जो होती है, संसद के दोनों सदनों की बात की जा रही है, यानी यहाँ बात की गई है लोकसभा और राज्यसभा की। तो दोनों सदनों की जो अभिभाषण करने की या मीटिंग बुलाने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? वही यहाँ पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री के पास, या लोकसभा अध्यक्ष के पास, या लोकसभा उपाध्यक्ष के पास, या प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास? तो किसके पास ये पावर होती है? तो राष्ट्रपति के पास ये पावर यानी प्रेसिडेंट के पास होती है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अभिभाषण भी कर सकता है, बुला सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य आयु कितनी होना चाहिए? अब हमारे देश का जो राष्ट्रपति बनेगा, है ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आयु क्या होना चाहिए? एज क्या होना चाहिए? वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या एज होना चाहिए? 25 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, या 30 वर्ष, या 35 या 40 वर्ष? तो क्या उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए कितनी उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष। आर्टिकल भी याद रखना है कि किस आर्टिकल में ये बात की गई है। तो आर्टिकल भी याद रखना है, 58 की बात की गई। 58 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कोई राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। और भी इसमें पॉइंट होते हैं, जैसे कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से या उससे अधिक की उम्र पार कर चुका हो, ये होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य होने योग्य हो, ये भी कंडीशन होती है कि लोकसभा का सदस्य होने के वो योग्य होना चाहिए, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, है ना? लाभ के पद का मतलब जैसे कि कोई गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह पे इस तरह से ना हो। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या कितनी होती है? राज्य की बात की जा रही है, विधानसभा की, और विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या पूछी जा रही है कि अधिकतम संख्या क्या होगी, हाईएस्ट क्या होगी, और लो क्या होगी? तो वो बताना है। किसी भी राज्य की 500 या 60, 500 या 40, 400 या 60, या 300 या 40? तो क्या होगी? तो ए इज़ द राइट आंसर। हाई कितनी संख्या हो सकती है? 500 हो सकती है, और लो कितनी होगी?
60 हो सकती है। विधानसभा सदस्यों की बात की जा रही है। विधानसभा में सदस्य किसको बोला जाता है? विधायकों को बोला जाता है। जो विधायक हमारे क्षेत्रों से चुन के जाते हैं उनको ही सदस्य के रूप में काउंट किया जाता है, यानी गिनती की जाती है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी वर्तमान में विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से कौन सी समिति गलत है? गलत के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी समिति यहाँ पर गलत है। ए में कहा जा रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और बी में कहा जा रहा है झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे, और सी में कहा जा रहा है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डी में कहा जा रहा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा डी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा कि सर ने ये तो बता दिया कि डी आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष नहीं थे। तो फिर अध्यक्ष थे कौन इसके? तो कौन थे? नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। और यहाँ पर पटेल दिया इसलिए गलत हो जाएगा, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे, बिल्कुल सही बात है। झंडा समिति जे.बी. कृपलानी, कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? मुस्लिम लीग की बात हो रही है। कराची अधिवेशन, या लाहौर अधिवेशन, या ढाका अधिवेशन, या लखनऊ अधिवेशन? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के प्रस्ताव के अधिवेशन को पारित किया गया था, वो पूछा जा रहा है, यहाँ बताना है। तो लाहौर अधिवेशन की बात की जा रही है। किसकी? लाहौर अधिवेशन की। बी इज़ द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। केसरी पत्र को किसने लिखा था? केसरी पत्र को मदन मोहन मालवीय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या लाला लाजपत राय ने? तो किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्र को लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने। सी इज द राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान, लाला हरदयाल सिंह, बी.डी. सावरकर, मदन मोहन मालवीय, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। सी इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, लेवल नहीं? ये किस महापुरुष ने कहा था? किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? ए में कहा जा रहा रैमजे मैकडोनाल्ड, और बी में कहा जा रहा लॉर्ड इरविन, और सी में कहा जा रहा सुभाष चंद्र बोस, और डी में कहा जा रहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी? तो क्या है 32 का सही आंसर हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था। और किसके बारे में कहा था? अंबेडकर जी के बारे में महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन लेवल नहीं, स्तर नहीं उठाते हैं वो। ये अंबेडकर जी ने कहा था। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मुसलमानों के पृथक, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग। क्या होता है? अलग। अलग। मुसलमानों के अलग राज्य का नाम पाकिस्तान किसने रखा? मुसलमानों के पृथक राज्य का नाम पाकिस्तान किसने रखा? लियाकत अली ने, या रहमत अली ने, या सर सैयद अहमद खान ने, या खान अब्दुल गफ्फार खान ने? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा रहमत अली की देन थी ये। बी इज़ द राइट आंसर, रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 देखते हैं। कूका आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कूका आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो वो आपको पता होना चाहिए, और किस डेट में हुआ तो वो भी पता होना चाहिए। दोनों बातें क्लियर करेंगे। ए में कहा जा रहा है पंजाब 1860 में हुआ था, बी में कहा जा रहा है पंजाब 1862 में, और सी में कहा जा रहा है असम 1861 में, और डी में कहा जा रहा है बंगाल 1858 में। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा पंजाब में हुआ था। कहाँ पर? कूका आंदोलन पंजाब में कब हुआ था?
62 में हुआ था, तो बी इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। आज सारी जानकारी देखेंगे कंप्लीट इस क्वेश्चन की। बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, घुमा फिरा के, कहीं कुछ कभी कुछ। तो 35 नंबर क्वेश्चन में पूना पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। गांधी जी और अंबेडकर जी के बारे में, इन दोनों के बीच हुआ था, यह गांधी या इरविन के बीच हुआ था, यह गांधी या लिथिंगो के बीच हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था ये पूना पैक्ट, ये पता होना चाहिए। तो डेट याद रखना है। इसकी क्या जानकारी है, 24 सितंबर 1932 को, 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। और कहाँ हुआ था, पुणे की यरबदा जेल में हुआ था, ये याद रखना है। सांप्रदायिक अधिनियम, अंग्रेजों ने इसको क्या नाम दिया था, सांप्रदायिक अधिनियम, अंग्रेजों ने इसे नाम दिया था। और दलितों के मसीहा कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक यानी अलग निर्वाचित मंडल को कर दिया गया था यहाँ पर, और उसमें निर्वाचन मंडल को भाग दिया गया था, लेकिन आरक्षित सीटों की जो संख्या थी प्रांतीय विधानसभा में, वो कितनी कर दी थी, 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी, 71 से बढ़ा के 148 कर दी थी सीटों की। पीछे ये सब कुछ हुआ था, और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% यहाँ कर दिया गया था। उम्मीद करता हूँ जानकारी कंप्लीट हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।